आज मैं आपको हिंदी भाषा में पाठ 13 संधि के आगे आपने पिछली कक्षा में स्वर संधि के बारे में पढ़ा व समझा। आज मैं आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगी। इसको ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले बच्चों, व्यंजन संधि की जो परिभाषा है उसको समझते हैं। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि के बाद किसी दूसरे व्यंजन या स्वर के आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से समझ लीजिए बच्चों, व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि के बाद किसी दूसरे व्यंजन या स्वर के आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वा, धन, ईस बराबर बागीस। ठीक है बच्चों, क्या है आपका? ये व्यंजन के बाद स्वर आया है, ये असमान स्वर है, तो इसके योग से क्या बन जाएगा? प्रथम पद का द्वितीय शब्द। तो इसके कुछ नियम है, तो इसको पहले समझिए बच्चों। इसमें पहला नियम क्या है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अपने वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। पहले वर्ण का अंतिम वर्ण अपने वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसमें वर्ग है बच्चों, जैसे का वर्ग, खा वर्ग, ठीक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। क्या होता है बच्चों? आपके 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में आपके 5 अक्षर होते हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया वाक, धन, ईस, तो ये आपका का वर्ग में है। असमान स्वर ई आया इसमें, तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाएगा। अर्थात जो वर्ग का पहला अक्षर है वह किसमें बदल जाएगा? तीसरे अक्षर में। तो वाक, धन, ईस, का किसमें बदल गया? ग में। क, ख, ग, अर्थात वह तीसरे वर्ण में तब्दील हुआ। तो इसमें कौन सी संधि हो गई आपकी? व्यंजन संधि। इसी व्यंजन संधि में दूसरा नियम है बच्चों, यदि अगला वर्ण नासिक हो तो पहले का अंतिम वर्ण भी अपने वर्ण का नासिक हो जाता है। जैसे वाक, धन, मय। दूसरा उदाहरण है वाक, धन, मय। अब का आपका पंचम वर्ण कौन सा होगा जो नासिका के द्वारा बोला जाता है? ना। तो इसमें हो जाएगा आपका वर्णमय। तो आपका जो का वर्ग है वो किसमें? नासिका के वर्ण में बदल गया। बच्चों एक चीज और ही मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है, जो पंचम वर्ण होता है, उसका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। जैसे का वर्ग में आप अगर कहेंगे का वर्ग का पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो क्या होगा आपका? कर्ण। लेकिन सिर्फ णा अगर पूछ लिया जाए तो उसका क्या होगा? नासिक, अर्थात नाक से उच्चारण होता है। तो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण नाक के द्वारा होता है। इसके बाद बच्चों इसका तीसरा नियम है हर्ष ई। हर्ष का अर्थ क्या होता है? छोटी ई, छोटा आ, छोटा ऊ। ठीक है, ये हर्ष स्वर अर्थात छोटे ध्वनि वाले स्वर। तो इसमें बताया गया है कि हर्ष स्वर के बाद आने वाले रा के बाद यदि रा हो तो हर्ष ई स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है निरोग, एक उदाहरण है इसका। ये आपका पहला उदाहरण हो गया, ये दूसरे नियम का हो गया। तीसरे शब्द का है निर प्लस रो बराबर निरोग। निर प्लस रो बराबर निरोग। तो ये हो गए आपके व्यंजन संधि के उदाहरण। अब इसके बाद है बच्चों आपके में विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है? वर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने के कारण वर्ग जो है विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है
उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसको फिर से समझिए, विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनुकूल एक शब्द दिया हुआ है, विसर्ग संधि का उदाहरण बच्चों ये विसर्ग संधि में शब्द दिया हुआ है मनो, मनोनुकूल, मनोनुकूल। तो बच्चे इसका क्या होगा? विच्छेद अगर हम करेंगे तो होगा इसका मनः प्लस अनुकूल, अनुकूल। तो मनः प्लस अनुकूल, तो जो विसर्गे हैं वो किसमें आपकी हो गई? ओ की मात्रा में। तो शब्द आपको बना मनो अनुकूल। इसके बाद है विसर्ग का रा। यदि विसर्ग से पहले आ या आ के भिन्न स्वर हो और स्वर के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतःस्थ वर्ण हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। कैसे बच्चों? जैसे निराहार, निराहार का कहेंगे तो नि प्लस आहार, नि प्लस आहार। तो आपका जो इसमें विसर्गे लगी है नि, तो नी के बाद आ ध्वनि आ रही है। इसमें कहा है कि विसर्ग के बाद अगर आ या आ अर्थात लघु या दीर्घ आ आता है तो किसमें तब्दील हो जाती है ये विसर्गे? रा में। तो क्या हो गया आपका? निराहार। शब्द आपका बना निराहार। तो इसमें विसर्गे आपकी किससे बदल गई है? रा में। इसके बाद बच्चों विसर्ग संधि में एक और नियम है इसका कि विसर्ग का शा हो जाना। तो कैसे होता है साहब? यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या शा हो तो विसर्ग शा हो जाता है। कैसे? जैसे निश्चल। अगला शब्द आपका क्या है? निश्चल। निश्चल आपका संधि शब्द है। अब इसे संधि विच्छेद करेंगे तो नि प्लस चल। तो जो आपकी विसर्गे हैं किसमें बदल जाएंगी? सा में। तो शब्द क्या बनेगा? निश्चल। ये विसर्गे आपकी हैं, इनको विसर्ग का चा से आपका मेल होने पर सा आपका शब्द आएगा तो बन जाएगा आपका शब्द निश्चल। इसके बाद बच्चों इसका अगला है कि विसर्ग का श हो जाना। यदि विसर्ग के बाद ता या श हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमस्ते। एक उदाहरण क्या दिया है? नमस्ते। तो नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। तो शब्द आपका जो ये विसर्गे हैं, विसर्गे किसके बाद किसके विसर्गों के बाद ता आ रहा है। इसमें क्या कहा था? ता या छा आने पर विसर्गे आपकी क्या हो जाएंगी? सा में तब्दील हो जाएगी। तो शब्द आपका बन जाएगा नमस्ते, अर्थात विसर्गे शा में तब्दील हो गई। इसके बाद है बच्चों विसर्ग का षटकोण का सा होना। जैसे यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में क, ख, ट, उ, प, फ होता है तो विसर्ग पा शा में हो जाता है। जैसे निष्कपट आपका एक उदाहरण है। निष्कपट। तो शब्द आपका जो संधि विच्छेद होगा नि प्लस
तो इसमें का ध्वनि है आपकी, विसर्ग के बाद का आ रहा है तो का अगर आता है तो विसर्ग किसमें बदल जाएगी आपकी पा वाले सा में। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका विसर्ग जो है वो सा में बदल गई, तो बन गया शब्द आपका निष्कपट। तो बच्चों ये आपकी जो है संधि, स्वर संधि हुई, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में बच्चों आपने क्या पढ़ा था, स्वर संधि जहां पर समान स्वर मिलते हैं वहां पर दीर्घ स्वर हो जाता है। स्वर संधि के मैंने आपको बताए थे 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। इसके बाद बच्चों आपने आज पढ़ा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत भी आपने 3 नियमों को पढ़ा जो आपके पाठ्यक्रम में है, और इसके बाद व्यंजन संधि के भी आपने 3 नियमों को पढ़ा। तो बच्चों आप के लिए गृह कार्य यह है कि आप स्वर संधि के भेदों को याद करेंगे और उनके भेदों को समझेंगे तथा संधि करके अपनी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। आप सभी का दिन मंगलमय।